निधि का नेचर बचपन से ही शर्मिला था। वो ना ज्यादा लोगों से बात करना पसंद करती और ना ही ज्यादा मिलना जुलना। निधि, ये पैसे ले जरा और बाजार से चीनी तो ले आ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, आप ही चले जाओ ना। अरे पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं सिवाय पढ़ाई और घर के कामों के। इसकी शादी भी आसपास ही कहीं करवा दो, दूर जाकर इसका गुजारा कैसे होगा। निधि सुनती सबकी, समझती भी, लेकिन चुप करके रह जाती। एक दिन पिता के दोस्त अपने परिवार के साथ निधि के घर खाने पर आते हैं। उनकी बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। निधि बेटा, वीणा के साथ बात करो, देखो अंकल की बेटी भी आई है उनके साथ। निधि वीणा के साथ वहीं बैठ जाती है। चलो ना अंदर चलते हैं, यहाँ कहाँ बड़े लोगों के बीच बैठे। निधि माँ की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है। वैसे मैंने ना अपना चैनल खोला है, तुम सब्सक्राइब करना उसमें। मैं ना ब्यूटी और फैशन की बात करती हूँ, ये देखो। ओह, इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे इतना बोल लेती हो? मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे शर्म कैसी? खैर, सीधी सादी सी निधि, उसकी शादी हो जाती है राकेश से। राकेश एक स्मार्ट लड़का था, उसे घूमना फिरना पसंद था, लेकिन निधि का शर्मिला व्यवहार वो समझ जाता है। अरे निधि, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? लोगों से मिला जुला करो, तभी तो पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है। क्या करना है पता करके? शादी से पहले पापा और अब आप। ठीक है ना, मुझे ज्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ना। निधि की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उसके 2 लड़के होते हैं, दोनों को वो पढ़ाती लिखाती, उनका ख्याल रखती। निधि, 25 साल हो गए शादी को, दोनों बच्चे सेटल हैं। हम लोगों ने शहर में 2 मकान भी ले लिए। दोनों की शादी खुद का पता ही नहीं चला कैसे उड़ गया। हाँ, ये तो है। मैं खुश हूँ, जिम्मेदारियाँ आती रही, मैं निभाती रही, और क्या चाहिए। देखो, मैंने सोचा है कि अब हम लोग अमेरिका जाकर रहेंगे। यहाँ की जिंदगी तो जी ली, वैसे मुझे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं कैसे चलूंगी, मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता। अब तो जानते हैं ना कि मैं घर से बाहर ही कम निकलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, वहाँ भी घर में ही रहना है ना, मैं हूँ ना, नौकरी करूँगा। निधि मान जाती है और पति के साथ अमेरिका चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम 2 महीने के लिए यहाँ आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं टिकट भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा भी मन सबसे मिलने का कर रहा था, पर क्या माँ पर? अब मैं आऊंगी कैसे? पापा से बात करती हूँ। देखो माँ, प्लीज बहाना मत बनाना, तुम जानती हो ना इस वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। निधि पति को सारी बात बताती है। क्या आप भी चलेंगे? निधि, आने जाने में बड़ा खर्च हो जाएगा, ऊपर से मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। बहू पर वक्त ऐसा है कि तुमको तो जाना ही पड़ेगा। मैं अकेले दुकान तक तो नहीं जा पाती, इतनी दूर भारत कैसे जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सबके कहने पर निधि को जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट में घबराई निधि एक मुसाफिर से कहती है, मैं ना भारत जा रही हूँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट। सब मिलकर निधि की मदद करते हैं और फाइनली निधि भारत पहुंच जाती है, जहाँ बेटा उन्हें घर ले आता है। वाह माँ जी, यहाँ तो मैं भोपाल तक नहीं जा पाती, आप अमेरिका से आ गई। भाई चालाकी तो औरतों में होनी ही चाहिए, यहाँ हम बुद्धू के बुद्धू रह गए। निधि इतनी दूर और लंबा सफर करके थक जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है। बैठना नहीं है माँ जी, बच्चा पकड़ना है, ये लीजिए। और हाँ, घर का काम तो मैं करूंगी नहीं, जानती है ना शरीर कच्चा सा है, तो मुन्ने को सुलाकर कुछ बना लीजिएगा। निधि को बहू का व्यवहार बहुत बुरा लगता है। जैसी भी थी, पिता और पति की हमेशा लाडली रही थी निधि। निधि बेटी की तरफ देखती है। माँ, वो काम वाली कोई मिल नहीं रही है ना, मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी वो संभाल लेगी सारा काम। अरे कैसी बात कर रहे हो? जब पहले मैंने कहा था कि अमेरिका से इनके टिकट में जो पैसा खर्च कर रहे हो उतने में नौकरानी रख लो, तो नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं था।
कि ना ना कोई मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं संभालेगा। अब इनका भी खर्चा और नौकरानी का भी खर्चा। अरे ना जी ना, मैं नहीं संभाल सकती। निधि जैसे तैसे 2 महीने रहकर वापस अमेरिका चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही जैसे राकेश उसे देखता है उसके गले लग जाता है। ये क्या हालत बना रखी है निधि, कैसी लग रही हो? खाना नहीं खाती थी क्या? क्या हो गया? निधि पति से कुछ नहीं कहती, बस रोती ही चली जाती है। मैं नहीं चाहूंगी कभी भी भारत, आप मुझे हमेशा यहीं रखना अपने पास। राकेश बेटे को फोन करता है। तुम्हारी माँ की जो दुर्दशा करके तुमने भेजा है ना, मुझे पता होता तो मैं अपनी बीवी को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजता। पापा, आप तो रीना का नेचर जानते हैं ना, वो माँ पर हावी रहती थी। अब मैं तो ऑफिस चला जाता था, वो माँ पर जुल्म करती है और माँ भी इतनी सीधी है कि चुपचाप सहती रही। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। खैर, राकेश कहता भी क्या, प्यार दुलार के साथ अपनी निधि को संभालने में लग जाता है। लेकिन कहते ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अमेरिका में ही राकेश की मृत्यु हो जाती है और निधि अकेली रह जाती है। बड़ा बेटा कहता है, माँ भारत चलो ना, हम लोग साथ रहेंगे। निधि को जैसे ही वो सब सीन्स याद आते हैं वो परेशान हो जाती है। समझ में नहीं आता कि पति के बिना अब जीवन कैसे चलाएगी। मैंने सारा जीवन घर का काम किया, घर देखा और जिंदगी चलाई, लेकिन जिस घर में रही सबने प्यार दिया, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तभी राकेश जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक निधि के घर आता है। वो भी भारतीय ही होता है। दीदी, राकेश ने आपके बारे में बताया था। जब से आप भारत से लौटी थी उसे आपकी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि कभी अगर वो ना रहे तो मैं आपको ये पैसे दे दूं। और हाँ, हम लोगों की कंपनी में आपके लिए नौकरी भी है। निधि पति के पैसे देखकर मन में तसल्ली करती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अरे पागल है क्या माँ, कैसे नौकरी करोगी? ये अमेरिका है, दिल्ली नहीं। वहाँ तो तुम घर से निकल भी नहीं पाती थी, यहाँ कैसे? मेरे पति, मेरे पिता मुझे खुश देखना चाहते थे। वो लोग जब तक थे मुझे किसी चीज के लिए ना फोर्स किया, ना कभी कमी होने दी। पर अब मुझे जीवन जीने के लिए घर से निकलना ही होगा। बेटा, तुम तो अगली फ्लाइट से भारत लौट जाओ, मैं यहीं खुश हूँ। पैसों वाली बहू, कहते हैं ना, शादी ब्याह एक लेवल में ही हो तो ठीक रहता है, नहीं तो अरे क्या सारा दिन कमरे में ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर बैठी रहती है बहू। कभी गलती से किचन में देख ले टोकरी में कौन सा आलू सड़ रहा है, टमाटर फ्रिज में गल रहा है। अब आलू टमाटर को गलता देखते देखते मेरी स्किन गल रही है माँ जी, वो ना ठीक कराऊं। बाल देख रही हैं आप, झाड़ू हो गए हैं झाड़ू। हाँ हाँ, तो तेल लगाकर मालिश करना, दही लगा, घर की कितनी सारी चीजें लगा सकती है। ये क्या बालों को केमिकल लगा लगा कर हरा लाल रंग करवा लेती है। ओ सासू माँ, ननद जी के बालों पर भी ये सब किया करो। मेरा तो भूल ही जाओ कि मैं ऐसी लोकल चीजों को अपने ऊपर यूज भी करूंगी कभी। तभी वहाँ ननद आ जाती है। माँ देखो तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है। अरे वाह बेटी, ये रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझ पर। माँ सिर्फ 100 रुपए की है, लग नहीं रही है ना। ओ प्लीज, कहाँ से लाई हो ये 100 रुपए की टी शर्ट? हम लोगों के घर की तो नौकर भी ये ना पहने। तभी वहाँ बहू का पति आ जाता है। राशि, शीतल की तुलना क्या तुम अपने घर के नौकर से कर रही हो? अरे छोड़ो ना भैया, ये बताओ टी शर्ट कैसी लग रही है। बहन नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाई और भाभी के बीच लड़ाई हो, लेकिन राशि, लास्ट ईयर मैं लंदन गई थी ना, तब की फोटो। वैसे तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो? भाभी, हम तो हरिद्वार, शिमला और हाँ एक बार तो नैनीताल भी गए हैं। ये कोई जगह है घूमने की? लंदन तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारे देश में भी कई जगह ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे गुलबर्ग गई हैं क्या आप? नो वे, मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ। तो फिर जब गुलबर्ग नहीं देखा तो क्या देखा? भारत का क्या, दुनिया का स्वर्ग है वो। बात भी तो सच थी। राशि की बोलती शीतल के सामने बंद हो जाती है। एक दिन, अरे यार बाजार जाना है, कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ तो।
अरे बहू बाहर निकलेगी तो कोने से हरी वाली बस मिल जाएगी। 5 रुपए में बाजार। अरे ना हो तो रिक्शा कर लेना, 20 रुपए लेगा। लेकिन क्या फायदा, बस से ही निकल जा। जा बेटा। हाँ, कैसी बात कर रही हैं? बस में कितने अनहाइजीनिक लोग बैठते हैं, पता भी है आपको? पता नहीं कौन क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं उन लोगों के बीच बैठ जाऊं। अच्छा बहू एक बात बता, तुम लोगों के घरों में जो ड्राइवर काम करते हैं ना, उन लोगों का पता है तुम्हें कि वो कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? अरे माँ जी, आपसे कौन बहस करे, टैक्सी ही बुला लेती हूँ। कौन इतनी पेन ले गर्मी में। अरे बहू पैसे बचाना सीख, तो पैसे बचाएगी तो मुसीबत के वक्त काम आएंगे। मुसीबत, वो भी पैसों को लेकर? अरे माँ जी, हम लोगों के घर की तो कटोरी भी चांदी की होती है। अरे भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत बताकर नहीं आती बहू। तभी वहाँ ननद आ जाती है। भाभी, आपके पापा किस प्रोफेशन में है? मतलब चांदी की कटोरी में खाना जरूर बड़े व्यापारी होंगे ना? अरे नहीं नहीं, वो फाइनेंसर है। यहाँ का पैसा वहाँ और वहाँ का पैसा यहाँ, समझ लो टोपियाँ घुमाते हैं बाजार में। तो सोचो, आपके पापा ने भाई से आपकी शादी क्यों की होगी? वो तो ऐसा नहीं करता, सिंपल सी नौकरी करता है वो तो। वो क्या था कि पापा को आप लोगों का बड़ा मकान और सिंपल सी जिंदगी अच्छी लगी। वो इसलिए भाभी कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप लोग बड़ी बड़ी कोठी में रहते हो, लेकिन है तो किराए की ना, और हम लोगों का मकान अपना है, जिसे पापा और माँ ने एक एक पैसे जोड़कर बनाया है। हाँ वो तो हम लोग भी सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर इससे बड़ा मकान बनाओ, तब तो बात बने। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो सोच रही थी कि इसे बेचकर पॉश इलाके में मकान ले लूं। अरे मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा मकान नहीं बिकेगा, ये फाइनल बात है। तो इस छोटे मोहल्ले में ही रहना चाहती हैं आप हमेशा? अरे मैं तो सोच रही थी कि तभी डोरबेल बजती है और सामने खड़े होते हैं राशि के पापा मम्मी। अरे मम्मी पापा, आप दोनों आइए आइए। जा बेटा शीतल, जाकर अंकल आंटी के लिए पानी ले आ। क्या बात है भाई साहब, आप लोग परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? वो कहाँ परेशान होंगे, इतना पैसा है इन लोगों के पास, तो परेशानी तो भूल कर भी नहीं आनी। तभी राशि की माँ सास के सामने रोने लगती है। अरे क्या बताएं बहन जी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये तो भला है कि भले घर में राशि की शादी करवा दी, वरना अब तो हम लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास आए हैं। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं समधन जी, ये घर भी तो आप लोगों का ही है। यहाँ रहिए जितने दिन मन करे, जब ठीक हो जाए सब तो चले जाइएगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और भाई और भाभी, वो लोग, आप लोगों का बैंक बैलेंस? अरे किस बैंक बैलेंस की बात कर रही हो बेटी? हम लोगों ने तो कभी चवन्नी भी नहीं बचाई, सिर्फ उड़ाया है। उसमें कैसे बैंक बैलेंस होता? घर तो किराए का था ही, बाकी तेरी भाभी ने थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर पॉश इलाके में घर लेने की जिद की थी। प्रॉपर्टी बेच तो दी, लेकिन जो पैसे आए वो भी उड़ा दिए। अब हम दोनों को घर से भी निकाल दिया। अब ना घर है ना पैसा, जीवन फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बहन जी, लेकिन इस बार एक बात तो गांठ बांध ली कि झूठी शान और दिखावा किसी का सगा नहीं होता। राशि सास की तरफ ऐसे देखती है जैसे अपनी गलती का एहसास कर रही हो। क्या सास बन सकती है माँ? अरे क्यों रे, काम में ध्यान नहीं है जो सब्जी में नीरा नमक भर दिया। मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत पड़ी हुई है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। माफी चाहिए? चलो ठीक है, ये नमक भरी सारी सब्जी खत्म कर, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, मिल जाएगी माफी। सुनैना की शादी कुछ महीनों पहले ही वासु से हुई है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी इस नर्क में जल ही रही है। और अब यही सुनैना की आम जिंदगी है, जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के बस उसे परेशान कर खरी खोटी सुनाती ही रहती है। सुनैना, कल मुही कहाँ मरी हुई है, इधर तो आ। सास की आवाज सुन सुनैना भागती हुई उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी?
अरे तुझे पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो मुझसे बदला लेने के लिए टीवी का रिमोट इतनी दूर रख दिया। अरे मुझे ज्यादा खड़ा कर पैर तुड़वाना चाहती है क्या? आज पूरा दिन तू एक पैर पर काम करेगी। अगर कहीं दूसरा पैर जमीन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास और सुनैना की ये कहानी उसकी ननद सिम्मी बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक शाम वासु और सुनैना साथ बैठे होते हैं। क्या बात है, तुम दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही हो? नहीं तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है, पर चलो ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल जैसे ही वासु जाता है तभी सिम्मी वहां आ जाती है। भाभी, आप भाई को माँ के बारे में बता क्यों नहीं देती? वो आपके साथ बहुत गलत करती है। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी नहीं करनी, बहुत डर लगता है मुझे। अरे तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, इसलिए खुशी खुशी ससुराल की तैयारी करो। सिम्मी तो वहां से चली जाती है, लेकिन सुनैना उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद सुनैना के मम्मी पापा और भाई उनके घर आते हैं, जिन्हें देख सास हैरान रह जाती है। आप लोग सुनैना से मिलने आए हैं? अरे बहू, देख तो तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, आज हम यहाँ लड़की नहीं लड़के वाले बनकर आए हैं। हाँ माँ, मैंने ही सिम्मी और शरद के रिश्ते की बात मम्मी पापा से की थी। शरद हमारी सिम्मी के लिए परफेक्ट है। बेटे की बात मानते हुए उसकी माँ रिश्ते के लिए मान जाती है, पर अब सिम्मी के मन में ससुराल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ माँ भाभी पर जुल्म करती है, ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर रहे हैं। इसी सब के बीच देखते ही देखते सिम्मी शरद की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सहमी सिम्मी ससुराल पहुंच जाती है। जहां पहुंचते ही वो डरते हुए बोलती है, मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर दूंगी और जॉब भी छोड़ दूंगी। जैसे आप कहोगी मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। अरे इतना डर क्यों रही हो? और अभी घर आई हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सास का ऐसा व्यवहार देख सिम्मी हैरान रह जाती है और अपनी भाभी सुनैना का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है। चलो हो गया कार्यक्रम खत्म, जा वासु आराम कर। बहू, तू अपने काम पर लग जा। काम से मेरा मतलब है घर का काम, क्योंकि अब से तुम इसके अलावा और कोई जॉब बॉब नहीं करोगी। हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई? लगता है सपनों में ही घूमने लगी। बताती हूँ तुझे अभी। मेरी बेटी का मजाक बनाएगा? सपने में क्यों, असलियत में घुमा कर ला, जा। ससुराल की ऐसी इमेज सिम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अपने आप को बहू नहीं, बेटी सुन उसे बहुत हैरानी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अब सिम्मी को किसी भी जगह से ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है। एक दिन सिम्मी सबसे मिलने मायके आती है तो अपनी माँ को भाभी पर चिल्लाते हुए देखती है। अरे करमजली, अगर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जगह घर में नौकरानी ना रख लेती। तुझे लेकर आई जिससे नौकरानी का पैसा बचे, पर तू तो उससे भी ज्यादा खर्चा करा रही है। बस माँ, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं तो हर हद पार करोगी क्या? अगर यही सब मेरी सास करे तो? अरे तो उनकी बेटी को जिंदा गाड़ दूंगी। तुम्हारे और उनके अंदर यही तो फर्क है माँ। तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो, सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक आप हैं, उनकी बेटी को अपनी बेटी जैसा तो क्या बहू तक नहीं समझती। माँ, आपको सुनकर मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से अच्छी माँ और सास दोनों हैं। इस पर सिम्मी अपनी माँ को अपने ससुराल और उसके प्यार के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुन सुनैना की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है। अगर वो चाहते तो आराम से अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार दिया। तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। इसके बाद तो जैसे सुनैना की सास का रूप पूरी तरह बदल जाता है। मिशन सक्सेसफुल। रिवेंज लेना है क्या? बच्चों के लिए जरूरी कमाई। अरु पेशे से बैंकर थी और उसे अपने करियर से बहुत प्यार था। अरु, कल तुम कब आई? अरे 12 बज गए थे। सारे कैश गिनना, डिपॉजिट करना, वक्त का तो पता ही नहीं चला। आपने खाना तो खा लिया था ना? हाँ, मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने नहीं खाया। अरे कैसी बात कर रहे हो? 1 साल की बच्ची को क्या पता, क्यों नहीं खिलाया उसे? अरु जैसे ही अपने 1 साल के बेटे के पास जाती है, वो खुशी से माँ को चिपक जाता है। ये लो मेरा बेबी, खाना खा, खाना, मेरा बेटा। अरु प्यार से बच्चे को खाना खिलाती है। वो पूरा खाना खा लेता है। अरु, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे वक्त क्यों नहीं देती हो? अरे दे तो रही हूँ ना, और इससे ज्यादा कैसे वक्त दूं? नौकरी भी तो जरूरी है। किसने कहा क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम घर पर रहो। वाह, क्या बात कर दी तुमने। यही बात मैं बोलती तो, कि तुम घर में रहो, मैं कमा रही हूँ। तो जरूर छोड़ देता, अगर मुन्ने की जरूरत मैं पूरी कर पाता तो। वो तुम्हें ही पूछता है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं खाता। अरु देखिए, लड़ाई करने का मन है ना, तो खुल के कर लीजिए लड़ाई। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन बैंक में आरू काम कर रही थी कि नौकरानी का फोन आता है। देवी जी, वो बाबा आज। लेकिन अरु उसकी बात सुने बिना ही जोर से चिल्लाती है। ऑफिस में काम करूं या तुम्हारा बाबा पुराण सुनूं? 15,000 देती हूँ मैं तुम्हें, पता है ना? वो भी कोई काम नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को देखना होता है, जो ज्यादातर सोता ही रहता है। अब वो भी नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं किसी और को देख लेती हूँ। नौकरानी डर जाती है। नहीं मेम साहब, सब ठीक है। वो फोन रख देती है। देर शाम जब अरु घर पहुंचती है तो वहां ताला होता है। अरे ये कहाँ गए? लगता है मुन्ने को आइसक्रीम खिलाने ले गए होंगे। एक काम करती हूँ, यहाँ गार्डन में ही बैठ जाती हूँ। अरु वहीं बैठकर अपना लैपटॉप खोल लेती है, लेकिन देर तक काम करने के बाद भी घर में कोई नहीं आता। वो पति को फोन करती है। क्या है यार, कहाँ हो? मजे करने जा रहे हो बच्चे के साथ तो ठीक है, लेकिन बता कर तो जाओ। आ गई तुम? डोरमेट के नीचे घर की चाबी है, खाना बना है, खाकर सो जाना। तुम्हें तो कोई टेंशन है ही नहीं ना बच्चे की। फिर शुरू मत हो जाना, नींद आ रही है, कल सुबह जाना है फिर। अरु खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह वो वक्त से तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। लेकिन अगली शाम जब फिर उसे घर कोई नहीं मिलता तो वो पति को फोन करती है। अरे यार, कहाँ चले गए तुम? बता कर तो जाया करो। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई हमारी। मुन्ना परसों गिर गया था, उसे चोट लग गई थी, मैं अस्पताल में हूँ। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो नौकरानी? रुको, मैं बात करती हूँ उससे। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? उसने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने उसे बात सुने बिना ही डरा दिया था कि तुम उसे निकाल दोगी। वो डर के मारे तुमसे कुछ बोल ही नहीं पाई। अरु परेशान हो जाती है। वो अस्पताल जाती है और बच्चे का ख्याल रखती है। ये तो चमत्कार हो गया, आपका बच्चा रिकवर नहीं कर रहा था 2 दिनों से, अब देखिए कैसे फटाफट ठीक हो गया। इसे कहते हैं माँ का प्यार। खैर, कुछ साल बीतते हैं। मुन्ना थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन, अरे खाना क्यों नहीं खाया? गलत बात है ना, खाना खाया करो बेटा, नहीं तो पतले हो जाओगे। नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया, वो भी ढेर सारा। अरु को विश्वास नहीं होता। खाना खा लिया? अरे कहाँ, कैसे खाया? वो पास वाली आंटी के घर में मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो पता नहीं मैंने वहीं पे खाना खा लिया। हाँ सच्ची ना? अच्छा, मैं आंटी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ, अरु पड़ोसन को फोन करती है। भाभी जी, वो मुन्ना बोल रहा है कि आपके घर खाना खा लिया था, सही है क्या? हाँ जी भाभी जी, उसने तो 3 रोटी खाई,
बोल रहा था आंटी गरम रोटियां कितनी अच्छी लगती है। मेरी मम्मी तो सुबह ही बना देती है रात का खाना। भाभी जी, बच्चों को ताज़ा ताज़ा बनाकर खिलाया करिए ना। देखिए, मैं तो अपने हाथ से खिलाती हूँ। एक मिनट भाभी जी, मैंने राय नहीं मांगी आपसे। बस ये पूछा कि मेरे बेटे ने खाना खाया था या नहीं, भाषण देने को नहीं कहा था। अगले रोज मुन्ना फिर दोस्त के घर चला जाता है। आंटी कल जैसी रोटी खिलाओ ना। पड़ोसन दिल की बहुत अच्छी होती है। वो अपने पति से कहती है, अरे देखो ना, बेचारा बच्चा सारा दिन नौकरानी पालती है। जब मूड होता है तो खाना देती है, नहीं तो बस। माँ के आने के वक्त ही सारा प्यार इस पर लुटाती है। ठंडा खाना, कपड़े भी पता नहीं कैसे पहनाती है। माँ नौकरी करती है तो बेचारा सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। अरे कोई बात नहीं ना, तुम कुछ खाने को दे दो। बेचारा अच्छे घर का बच्चा आस पड़ोस और नौकरानी के भरोसे रहता। फिर एक रोज, माँ मैम ने बुलाया है। ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तो काम से जाना होगा, है ना, वो भी जरूरी। हाँ, कल एक्चुअली ना मीटिंग है, मैंने ही रखी है, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। मैं लेट हो जाऊंगी तो तुम चले जाना ना, एक ही तो बात है, तुम जाओ या मैं। देखो, मेरे ऑफिस में भी बायर्स आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे का एक्सक्यूज कर सकता हूँ। पति बच्चे के स्कूल जाता है, जहाँ टीचर उसे मुन्ने की ढेर सारी कमी, कॉन्फिडेंस का लेवल लो होना बताती है। पति घर आकर अरु को बताता है, अरे यार, ये स्कूल वाले भी ना बस बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, इग्नोर यार। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब पड़ोसन का प्यार मुन्ने को भाने लगता है और अरु अपने बच्चे से दूर होने लगती है। उसके बर्थडे के दिन, अरे भाभी जी, मैं आपके बेटे को पार्टी के बाद घर छोड़ दूंगी। अरे नहीं, वो तो मुन्ने से इतना प्यार है कि मैंने सोचा मैं भी बर्थडे में आ जाऊं। आपकी मदद कर देती हूँ बच्चों को खाना सर्व करने में। पड़ोसन मुन्ने के बर्थडे में रुक जाती है। अरु जैसे ही मुन्ने को कपड़े पहनाने लगती है, मैं नए कपड़े आंटी के हाथ से पहनूंगा। नहीं, मैं पहनाऊंगी। वो जबरदस्ती कपड़े पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना मानता ही नहीं। अरे पहनाने दो ना, कोई बात नहीं, आज उसका जन्मदिन है, आज तो मत करो ऐसा व्यवहार। अरु कपड़े पड़ोसन को दे देती है। फिर पार्टी शुरू होती है, जहाँ केक काटने के वक्त, नहीं, मैं आपके हाथ से नहीं, आंटी के हाथ से केक कटवाऊंगा। आंटी। वो रोने लगता है। अरु इस बार पति का चेहरा देखती है और पड़ोसन को चाकू देकर सामने खड़ी हो जाती है। केक पड़ोसन कटवाती है कि तभी वहां पति के ऑफिस से उसका दोस्त आता है। वो पड़ोसन को ही माँ समझ लेता है। नमस्ते भाभी जी, बच्चे का जन्मदिन मुबारक हो, ये लीजिए छोटा सा तोहफा। अरे नहीं, गलती हो रही है आप लोगों की। भाभी जी, मैं हूँ, ये नहीं। लेकिन वो देखते हैं कि मुन्ना उसी से चिपका खड़ा होता है। अरु समझ जाती है कि गलती कहाँ हुई है। फिर अगले दिन, अरे अरु, तुम घर पर, ऑफिस नहीं गई? मुन्ने का टिफिन तैयार कर रही हूँ। उसे स्कूल आज से मैं ही छोड़ने और लेने जाऊंगी। अब बस को मना कर देना। और ऑफिस? जाऊंगी ना, लेकिन वक्त से आऊंगी भी और वक्त से जाऊंगी भी। नौकरी करना मेरा फैसला है और मुन्ना मेरी जिम्मेदारी। दोनों का तालमेल अब मेरी टेंशन। चलो, ये लो अपना टिफिन। उधार की बहू। दिखावा बहुत ही खराब बीमारी है। कहते हैं ना, जिसे दिखावे की बीमारी लग जाती है उसका कहीं कोई गुजारा नहीं है। एक दिन राधा पड़ोसी से कहती है, वो क्या है ना, मेरी बहन आ रही है आज शाम को 2 घंटे के लिए। वो जो आपका सोफा है ना, काला वाला लेदर का, वो जरा मैं अपने घर में रखवा सकती हूँ क्या? हाँ, पर बहन के लिए हमारे घर का सोफा क्यों? वो क्या है ना, मैंने उन लोगों को बताया कि ये सोफ़ा मैंने लिया है, तो मुझे क्या पता था कि वो घर ही आ जाएगी। प्लीज़, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
अब भाई सवाल इज्जत का है तो क्या किया जा सकता है। दे देती है पड़ोसन सोफा राधा को, लेकिन सोफा देते वक्त, देखिए राधा जी, ये सोफ़ा मैं आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए दे रही हूँ, लेकिन इसे गंदा ना होने दे। और हाँ, बच्चे बैठे तो संभल कर, ज़रा सी नुकीली चीज़ लगी नहीं तो सोफ़ा ख़त्म। अरे कैसी बात कर रही हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? दूसरों की चीज़ों को कैसे संभाला जाता है अच्छे से जानती हूँ मैं। हाँ। खैर, दिखावे के लिए ही सही सोफा पहुंच जाता है राधा के घर और शाम को आ जाती है बहन। मौसी मौसी कैसी है आप? वाओ, कितना प्यारा सोफ़ा है। वाओ, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। ये बोलकर बच्चे सोफे पर कूदने लगते हैं कि राधा, अरे नहीं नहीं नहीं, सोफे पर मत कूदो ना बेटा, ना ना ना। राधा की बहन समीरा बोल पड़ती है, वाह दीदी वाह, ये सही है। मेरा बेटा थोड़ी देर खेल भी नहीं सकता क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात क्या है ना कि सोफा थोड़ा क्या राधा, कहाँ से आया ये सोफा? क्या बात है दीदी, जीजा जी को बताए बिना सोफ़ा खरीद लिया क्या? वो क्या है ना, मैं जा रही थी धनिया खरीदने, रास्ते में मुझे ये सोफा अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। वाह दीदी, ये तो लाखों का लग रहा है। राधा तो अब अपनी तड़ी में आ जाती है। लाख? लाख क्या अमाउंट है मेरे लिए? अरे कई बार तो मैं चौक तक रिक्शा लेती हूँ और मन कर गया तो फ्लाइट से मनाली मसूरी घूम कर आ जाती हूँ। हाँ। देख रहे हो मेरी दीदी के पास कितना पैसा है? जीजा जी कितना पैसा कमाते हैं कि लेने निकलती है 10 रुपए का धनिया और ले आती है लाख रुपए का सोफा। तभी पीछे से कुछ फटने की आवाज आती है। माँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया बच्चा? सभी देखते हैं कि बच्चा जमीन पर गिरा होता है और उसके हाथ में सोफे का कपड़ा होता है। बच्चे ने सोफा फाड़ दिया होता है, जिसे देखते ही राधा बौखला जाती है। अरे ये क्या कर दिया? राधा को तो न जाने क्या हो जाता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हो गया? फट गया तो दूसरा ले लेना, फिर कभी मिर्ची धनिया लेने निकले तब ले लेना। क्या समीरा, कैसी है तुम्हारी दीदी? इतनी छोटी सी चीज के लिए ऐसे रो रही है जैसे खुद खरीदा सोफा नहीं, पर हम लोगों को दिखाने के लिए पड़ोसी से मांग लाई हो वो सोफा पटा हो। समीरा, क्या सच्ची? हाँ, वैसे मुझे याद आ रहा है, पड़ोसी के घर थोड़ी देर पहले ही ये सोफा उतारा जा रहा था। वैसे दीदी ये कर सकती है, उनसे यही उम्मीद है। लेकिन दीदी, ये तो मैं थी, आपकी छोटी बहन, मुझसे दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दे, मैं आपसे किसी का सामान लेकर नहीं आऊंगी। अरे अगली बार की छोड़ो, इस बार का क्या करेंगे? ये सोफा कैसे? जीजा जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मैं सोफा अभी ठीक कर देती हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी फटा भी था। बस फिर क्या था, समीरा सोफा ठीक कर देती है। सोफा पड़ोसन के घर चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता और राधा कान पकड़ती है कि वो अब से किसी का कुछ भी उधार नहीं लेगी। लेकिन फिर एक दिन राधा की सहेली, यार राधा, कितना वक्त हो गया, हम लोगों ने बात भी नहीं की, कैसी है तू? मैं तो मस्त हूँ, तू बता क्या चल रहा है, कहाँ घूम रही है? अरे कुछ नहीं, बहुत समय हो गया था तो सोचा तुझसे मिलने आओ। तो खाना बना लेना, मैं और मेरी ननद आएंगे खाने पर। और हाँ, मेरी ननद ना बहुत बड़े घर की है, तो थोड़ा स्टेटस देख लेना। हाँ। अरे कैसी बात कर दी, वो तो तू ना भी बोलती ना तो मेरा स्टेटस खुद बोलता। वैसे भी यार मैं बहुत रईस हूँ। हाँ, तूने मेरे सोशल मीडिया नहीं देखे क्या? अब क्या था, राधा के घर उसकी सहेली आ रही थी, तो जो वो दिखावे वाला कीड़ा था ना, फिर से उछाले मारने लगता है। राधा किचन में जाती है जहाँ पर, हाय रे, मेरे पास तो ये सिंपल सा डिनर सेट है। अब कैसे मैं उसे अपना हाई प्रोफाइल वाला स्टेटस दिखाऊंगी? एक काम करती हूँ, वो जो नई पड़ोसन आई है उसके घर से ले आती हूँ, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। राधा पड़ोसन के घर जाती है और देखती है कि सामने ही शोकेस में महंगा वाला डिनर सेट लगा होता है। वो क्या है ना, मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं, तो वो नीला वाला डिनर सेट आप मुझे दे सकती हैं प्लीज़? पड़ोसन नई होती है,
मोहल्ले में जान पहचान बनाने के लिए बिना ज्यादा बोले वो डिनर सेट तो दे देती है, लेकिन देते वक्त आप ले जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि ये रोम से आया है, मेरे पति लाए थे, तो लाखों का है ना? लो कर लो बात, वो तो देख कर ही लग रहा है। क्या है ना, मेरे पति भी विदेश का ही सामान घर पर लाते हैं। मेरे पास सेम टू सेम था, पर पुराना हो गया था ना, तो मैंने नौकरानी को दे दिया था। हाय रे, सच्ची? मेरा तो 10 साल हो गया, पर आज भी हाथ कांपते हैं किसी को देते। खैर, डिनर सेट लेकर राधा घर आ जाती है। मेहमानों के सामने प्लेट रखती है तो सहेली की ननद बोल पड़ती है, अरे ये डिनर सेट तो बहुत ही खास लग रहा है, कहाँ से लिया? रोम। रोम से लिया है, लाखों का है। यार सच्ची मानना पड़ेगा, तूने तो बड़ा स्टेटस मेंटेन रखा है, क्यों? तभी ये क्या, एक बार फिर किस्मत खराब। ननद के हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया। इट्स ओके, होता रहता यार, डोंट रिएक्ट सो मच, उसे बुरा लग जाएगा ना। अरे लगे बुरा, मुझे क्या है, ये प्लेट तोड़कर खाना कौन खाता है। पैसे निकाल, मैं कह रही हूँ निकाल पैसे। अरे कैसी बात कर रही है, लाखों रुपया है ना तेरे पास तो। हाँ तभी बोल रही हूँ कि पैसे निकाल, नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ। वैसे भी क्या बोल रही थी तू, बहुत पैसे वाली है ना ये, तो बोल लाख रुपए दे, फिर ही जाने दूंगी मैं इसे यहाँ से। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा लाख रुपए, चलो भाभी। सहेली की ननद क्या करती, पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और वहां से चली जाती है। हाय रे, अब मैं क्या बोलूंगी पड़ोसन को। तभी राधा का बेटा, माँ ये देखो, मैंने वो टूटी प्लेट कैसे फेविक्विक से जोड़ दी, लगे नहीं रहा ना कि ये कभी टूटी भी थी। राधा प्लेट देखकर खुश हो जाती है। वो बच्ची को प्यार करती है और भागकर डिनर सेट पड़ोसन को दे आती है और घर आकर नोट गिनती है। क्या सोचा था, हर कहानी के अंत में सबक ही मिलेगा। गुजराती बहू की वापसी। ले लो, अरे ले लो, गजरा लेंगा ले लो, डांडिया ले लो। अरे बहू, ये क्या लगा रखा है, तेरा पैसे कमाने का दिमाग ये तो सोच ले कि जहाँ तू ये सब बेच रही है कोई नहीं लेने वाला। गुजराती बहू हंसा जवाब देती है, अरे क्यों नहीं लेगा, डांडिया का मौसम है तो क्या लेंगा नहीं लेगा है? अरे बेवकूफ औरत, ये चेन्नई है, यहाँ इन सबको ये समझ में नहीं आता है। अरे किसी साउथ इंडियन को लहंगा पहने देखा है क्या, वो भी इतना चमकीला शीशा और रंगीन धागा वाला। ये देखो सासू माँ, यहाँ खड़ी होकर ना उल्टी पुल्टी बात मत करो, जिसको लेना है वो जरूर लेगा। हाँ। बहू सास की बात सुनकर हंसती है और घर चली जाती है। बेचारी बहू सारा दिन सारी शाम दुकान में बैठती, लेकिन बहुत ही कम दुकानदारी के बाद जब रात को घर आती है तो आ गई महारानी पैसे का ढेर लेकर। जाकर खाना बना। माँ वो थक गई होगी, खाना बाहर से मंगा ले क्या? हाँ क्यों नहीं, सारा दिन घर की कोई जिम्मेदारी तो लेनी नहीं। अरे पैसे कमा कर लाती तो भी कोई बात है, लेकिन ना जी ना। क्यों, बाहर से क्यों मंगाए, यह कल मुही ही बनाएगी। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो किचन में जाती है और माँ के दिए फाफड़ा के साथ अचार रखकर ले आती है। लियो खाओ और ठूस ठूस कर खाओ। हाँ? ये क्या है, ये कैसे खाऊं? ये कैसे खाओ का क्या मतलब होता है, जैसे पूरा गुजरात खाता है वैसे खाओ। मेरी माँ ने तो बहुत सारे भेजे। हाँ। बेचारी सास क्या करती, जो था वही तो खाना था। वैसे भी बहू को ताने दे देकर उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। सभी खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन बहू तो कमरे के चक्कर काट काट कर घूमती रहती है। अरे क्या हो गया, किस बात का मंथन कर रही हो?
ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ गुजराती कल्चर का सामान कैसे बेचूं। और ये किसी को समझ में ही नहीं आता कि डांडिया क्या है, लहंगे में शीशा क्यों लगा है, और फाफड़ा है तो रोटी इतनी कड़ी क्यों है। क्या करूं भाई साहब, समझ में नहीं आता। एक तो तुम गुजराती भी ना बड़े मेहनती होते हो और चाहते हो कि सारा माहौल उन लोगों के रंग में ही रंग जाए। ऐसा ही कहा हो। वैसे रंग में तो हम किसी को भी रंग सकते हैं। देखो तुम्हें नहीं बना लिया क्या अपना है। ए चलो ना डांडिया खेलते हैं। हाँ अरे पागल हो क्या, रात के 1 बजे डांडिया? अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। खेलते हैं ना डांडिया बाहर आंगन में। चलो तो सही प्लीज मेरे खातिर। हाँ? पति को हंसा से इतना प्यार था कि वो उसकी बात को मना नहीं कर पाता। और फिर क्या था, आंगन में गाना बजता रहता है। ए हेलो रंगीलो मारो, पति नाचते हुए कहता है। अरे वाह हंसा, बड़ा मजा आ रहा है। दोनों पति पत्नी डांडिया करने लगते हैं। गाने की आवाज से आसपास के 2 परिवार बाहर निकल आते हैं। साउथ इंडियन पड़ोसी कहता है, अय्या ये क्या करता जी, ये डंडा क्यों मारता भाभी जी का, वो भी रात में। अरे लगता झगड़ा हो गया जी दोनों के बीच। अरे तो हंसता क्यों है जी, मार मार के एक दूसरे का डंडा। मेरे को लगता कि जिसका डंडा लग नहीं पाता होगा वो ना खुशी से हंसता होगा, ठीक है ना। मेरे को भी यही लगता, लेकिन गाना क्यों लगाए। मेरे को लगती लोगों की गालियां और लड़ाइयां ताने ना सुनाई देना इसलिए। हंसा देखती है कि कुछ लोग खड़े हैं, वो गाना बंद कर देती है और उन लोगों के पास जाती है। देखा मजा आ रहा है ना हम लोगों का डांस देखकर। हाँ लेकिन ये डांस है, मुझे तो लगा ये कोई लड़ाई चल रही है। लड़ाई वो भी आंगन में। ये ना भाई साहब ना, आइए ना हम आप लोगों को भी सिखा देते हैं। फिर क्या, वो सभी को कॉस्ट्यूम पहनाकर गाना लगा देती है। सबके हाथ में डांडिया और सभी गुजराती धुन में नाचना शुरू कर देते हैं। आया बड़ा मजा आ रहा है हंसा भाभी। हाँ मैंने भी फाल्गुनी पाठक का देखा था डांस। हंसा मुझे तो रखने का मन ही नहीं कर रहा। बस फिर क्या था, 2-4 लोग ही सही, लेकिन सभी को हंसा का डांस करना अच्छा लगता है। अगली सुबह, ये क्या, घर के बाहर बोर्ड क्यों लगा दिया, डांडिया क्लास? अरे ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में, साफ साफ बोल रही हूँ। अच्छा क्या नहीं चलेगा? घर मेरा है और यहाँ ये सब नाच गाना नहीं होगा। वैसे आप भी ना इस घर में अपने पापा के घर से आई है, और मैं भी, समझ गई ना। और जिसे आप नाच गाना बोल रही है ना, वो नाच गाना नहीं है बल्कि कला है, साहित्य है, देश का संस्कृति है। अरे बस बस, अपना सामान बेचने के चक्कर में पूरे साउथ को डांडिया करा दे तू। ये तो इसमें गलत क्या है? हाँ जब मैं यहाँ के कल्चर को एंजॉय करती हूँ तो मेरे कल्चर को भी ये लोग समझे। और ये तेरा मेरा क्या है? हैं? हम है तो सब भारतीय ना। अब चलिए बाहर जाकर खड़ी हो जाइए, कस्टमर आते ही होंगे। हो बस फिर क्या था, एक एक करके लोगों का घर में आना शुरू होता है। हंसा पहले डांस सिखाती, फिर लहंगा और सारा सामान पैक करके थमा देती। अरे वाह बहू, बड़े नोट छाप रही है, क्या बात है। ले अब वाह वाह कर रही है, हैं? नहीं तो सारे दिन ताने दे दे कर मेरे तो कान खा जाती थी। अरे ला बहू ला, यह गड्डी ना पैसों की मुझे दे दे। वो क्या है ना, मेरी तिजोरी काफी दिनों से खाली है। ये रहने दो। हाँ, मेरी मेहनत की कमाई है। आपका बस चलता तो कब का बंद करा देती। नहीं जी नहीं, मैं कुछ नहीं देने वाली आपको। हाँ सास को बहू पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा तो ये चला कि मेरे घर को धर्मशाला बना दिया और पैसे के नाम पर ठेंगा। रुक, बताती हूँ तुझे। एक रोज सास चुपके से सारे लहंगे काट देती है और डांडिया में किल लगा देती है।
फाफड़े में चींटी डाल देती है और खुश हो जाती है। अब पता चलेगा चालाकी देवी से पंगा लेने का क्या हर्ष होता है। एक कस्टमर, हंसा भाभी ये देखिए, ये लहंगा मैं कल पैक करके ले गई थी। अरे लहंगा फटा था, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। थोड़ी देर में दूसरी, अंसा ये डांडिया, इसमें तो कील निकली हुई थी, मेरी बेटी के हाथ से ना खून ही खून आ रहा है। तभी तीसरी, ये फाफड़ा छी 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 छी, पूरा चींटी से भरा, इससे तो अच्छा हमारा इडली डोसा। ना जी ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहू परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है कि कितनी मेहनत से सारा बिजनेस जमाया था, एक पल में ही सारा धरा का धरा रह गया। तभी सास आ जाती है। अब आया ना मजा, कहा था गड्डी दे दे, मैं रख देती हूँ तिजोरी में, लेकिन नहीं, भुगत अब। सास की बात सुनकर हंसा समझ जाती है कि ये सब तो सास का किया हुआ खेल था। ये आपने ठीक नहीं किया हो, मैं भी बदला लूंगी। ले ले, क्या बदला लेगी? देख बहू, तेरे साथ मैं सारा दिन तेरे काम में लगी रहती हूँ, तेरे कस्टमर को सामान दिखाती हूँ, बेचती हूँ, सारा दिन घर पर फाल्गुनी पाठक के गाने सुनती हूँ। अरे मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, घर की तो शांति खत्म हो गई है। तू तो पैसे कमाकर खुश है, मुझे क्या मिला बोल? अब बहू को सास की बात सही लगती है। ये माफ कर दीजिए माँ जी, मैं समझ गई हूँ कि ये काम हम दोनों के मिलकर किए बिना नहीं होगा। आज से पैसे की गड्डी आपकी, बस।